विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं, प्रोफेसर हैं जिनको 60-60 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाहें मिलती हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। ये सब शर्मनाक लगता है। मैकॉले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए, उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए। और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है, और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर 1-2 दिन में उनको वो सब लिखवा लेना, और रट के वो लिख देंगे कॉपी में। 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए, उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है। अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता। और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया, उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है, मैं मानता हूं पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें। और हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए, उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया, और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया। तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए? इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए, और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं, लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई, इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं, और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ
अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए और भला हो हमारे इतिहासकारों का उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के जेनेटिक विशेषज्ञ जो हैं, जो डीएनए आरएनए आदि आदि की जांच करने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बड़ी भारी परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वो कॉन्फ्रेंस का जो रिसर्च का बिल्कुल अंतिम निर्णय है वो ये कहता है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य सब भारतवासी ही थे, जरूरत और समय आने पर वो भारत से बाहर गए थे। अब आर्य हमारे यहाँ कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है। कोई ऐसा जाति समूह हमारे यहाँ आर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भी जातियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब आर्य माने जाते हैं। वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर वो श्रेष्ठ आचरण करता है, हमारे यहाँ उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई जाति समूह नहीं है, वो सभी जाति समूहों में श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ऊंचा चरित्र जिसका है, आचरण जिसका दूसरों के लिए उदाहरण के योग्य है, जिसका किया हुआ, जिसका बोला हुआ, जिसका कहा हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, वो सभी आर्य हैं। हमारे देश में परम श्रद्धेय और परम पूजनीय स्वामी दयानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है। राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया, नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया। भगवान श्री राम को हम आर्य कहे, आर्य नरेश कहा जाता था उनको। श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया, अर्जुन को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, या द्रौपदी को आर्य पुत्री का संबोधन कई जगह है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो आर्य कोई जाति समूह है ही नहीं, ये तो सभी जातियों में श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाले लोग, धर्म को धारण करने वाले लोग आर्य कहलाए हैं। तो अंग्रेजों ने ये गलत हमारे इतिहास में घुसार दिया और इससे बड़ा एक विक्षेप हमारे इतिहास में डाला गया कि हम भारतवासी हजारों साल से गाय का मांस खाते रहे हैं। अब हजारों साल से कोई देश गाय का मांस खाता रहा हो, उस देश में गो हत्या को बंद कराने के लिए कोई अपना बलिदान कैसे दे सकता है? फिर एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर भारतीय समाज गाय का मांस खाने वाला समाज है तो फिर भारतीय समाज में गोरक्षा का आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय बचाने के लिए आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय की रक्षा करने के लिए हमारे नागरिकों ने अपना जीवन दिया है, वो जीवन उन्हें क्यों देना चाहिए? हमारे इतिहास में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है अमर शहीद मंगल पांडे का, जिन्होंने गोरक्षा से आंदोलन की शुरुआत की और देश की आजादी का आंदोलन वो बन गया पूरे भारतवर्ष में, और उसने आग लगा दी पूरे देश को। आप जानते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी हुई थी तो सवाल तो गाय की रक्षा का था। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए बैरकपुर की छावनी में, जो कोलकाता के नजदीक है, उनको किसी ने बता दिया कि आप जो कारतूस मुंह से खोलते हो इसमें गाय की चर्बी लगी होती है, और अगर आप कारतूस मुंह से खोलते हो उसमें गाय की चर्बी लगी होती है तो आप तो गोरक्षा की बात करते हो, फिर ये कैसे होता है? तो मंगल पांडे को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा जिसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन को मंगल पांडे ने पूछा कि क्या यह बात सच है कि हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उस पे गाय की चर्बी लगी रहती है? मेजर जनरल ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो बंदूक थी, राइफल थी, उसको उन्होंने चला दिया और ह्यूसन को मार डाला। ह्यूसन की हत्या हो गई। और ये काम मंगल पांडे ने बहुत सोच समझ के किया था, पूरे होशो हवास में किया था और विवेक के साथ किया था। और ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगल पांडे ने जो सबसे बड़ी बहस की, उन्होंने अपना वकील नहीं किया था, खुद अपनी बहस की, और उस बहस में वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे भारत की जमीन पर अंग्रेज आए,
हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, हमारी गौ माता की हत्या की, हमको गुलाम बनाया, हमारी लूटपाट की, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी मां है,